Good morning, students. Today I will start chapter number 5, The Age of Industrialization. हमने कल पढ़ा था उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। जैसे ही फैक्ट्री स्टार्ट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्लीस्ट जो फैक्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में वो 1730s तक जो है शुरुआत हो चुकी थी पहले, लेकिन इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी जो है वहाँ पर स्टार्टिंग में जो है नंबर जो है फैक्ट्रीज़ का मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी फैक्ट्रीज़ जो है वो 18 जो सेंचुरी है उसमें इनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो खुलती रहती हैं आगे और ज़्यादा पैमाने पे ये फैक्ट्रीज़ जो हैं खुलती हैं। फर्स्ट जो सिंबल है इसका वो एक न्यू एरा का जो कि वो कॉटन था। इसका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ता है 19th सेंचुरी में, और 1760 में ब्रिटेन जो है वो इंपोर्ट करता है 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ मटेरियल, जो कि अपनी उसके कॉटन इंडस्ट्रीज़ को फीड उसको करना होता है रॉ मटेरियल को। लेकिन 1787 में जो ये इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, 22 मिलियन पाउंड्स तक बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज वॉज लिंक टू अ नंबर ऑफ चेंजेस। ये जो इंक्रीजमेंट था उसके वो उसमें चेंजेस आया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो चेंजेस आया इसके प्रोडक्शन में। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग होती है। ये जो इंक्रीजमेंट था इसकी एफिशिएंसी वगैरह में, तो ये हर स्टेप में जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें चेंजेस हुए और उसके एनहेंस हुआ आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर, यानी हर वर्कर जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और पॉसिबल हुआ जो प्रोडक्शन है थ्रेड्स का और यार्न को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फिर जो रिकॉर्ड आर्कराइट जो है वो उन्होंने क्रिएट करी कॉटन मील। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन was spread all over the countryside and carried out within the village households। पहले जो उस समय तक जो है आप देखेंगे क्लोथ प्रोडक्शन जो है ऑल ओवर कंट्री साइड में फैला हुआ था और विलेज हाउस होल्ड में। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज। अब क्या हो सकता है, नई जो मशीन्स आई थी तो वो मशीन्स जो है वो परचेज की जा सकती हैं। विदिन द मील ऑल द प्रोसेस जो है वो ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ, यानी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है मील्स जब खुलने लगी तो सारा प्रोसेसिंग जो है एक ही छत के नीचे मैनेज की जाने लगी। इससे क्या हो और केयरफुली जो सुपरविजन हो सकता है जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें। और वॉच ओवर क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। रेगुलेशन जो है लेबर का वो भी चेक कर सकते हैं। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। जब कंट्री साइड में ऐसा होता था प्रोडक्शन तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी इनको चेकआउट करने के लिए। अब इजीली एक ही छत के नीचे जो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जो भी प्रोसेसिंग है जो भी प्रोडक्शन होता है उसका। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज जो हैं इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज जो है बढ़ती ही जा रही थी 19th सेंचुरी में। ये इंटीमेशन था इंग्लिश जो लैंडस्केप है वहाँ पे ये और इंक्रीज हो रही थी, फैक्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होने लगी। सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स, सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इतना मैजिकल था ये प्रतीत हो रहा था जो नई टेक्नोलॉजी आई थी जिनसे नई नई मील्स जो है इम्पोज हो रही थी। देन कॉन्टेम्पररीज वो डेजर्ट, और जो भी आपके कॉन्टेम्पररीज थे वो एकदम जो है उनको अचंबा हुआ कि इतनी सारी चेंजेस में नई टेक्नोलॉजी के आने से होने लगे। दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मील्स, और उनका भी अटेंशन जो है कॉन्सेंट्रेट उन्होंने करना शुरू करा मील्स पे। ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग बाय द बाइलेंस एंड द वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, जो कि छोटी छोटी सकड़ी गलियों में जो पहले वर्कशॉप्स वगैरह चल रही थी वहाँ पे अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि इस तरीके से जो इंक्रीजमेंट हो रहा है प्रोडक्शन का वो सेटअप करने के लिए उनके लिए मील्स या आपके जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप की जानी चाहिए। तो वो लोग भी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो भी अपना कॉन्सेंट्रेशन इसकी तरफ लगाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितनी तेज़ी से होता है ये प्रोडक्शन जो है प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का मतलब केवल जो फैक्ट्रीज
के ग्रोथ से होता है, यानी फैक्ट्रीज़ के ग्रोथ होता है उसी से ही इसका मतलब होता है, नहीं। हम अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन व क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। पहले जब हमने चेंजेस आया, जो चेंजेस होते रहे वो इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन में क्लियरली कॉटन और मेटल्स में आया। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वॉज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s की अगर हम बात करें, जो कॉटन है वो लीडिंग सेक्टर था जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी। रैपिड जो उसमें चेंजेस आए थे, ग्रोथ होने लगी कॉटन को लेकर के, ठीक है। तो एज अ रॉ मटेरियल वो उसको यूटिलाइज करते थे। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s में, जब इंग्लैंड में रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, जो कॉलोनीज थी 1860s, वहाँ से जो है द डिमांड जो है आयरन और स्टील की जो है बढ़ने लगी, ठीक है। बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील। अब वो आयरन और स्टील का भी जो एक्सपोर्ट करने लगा, वर्थ रुपी जो है पाउंड के रूप में जो है 77 मिलियन जो है वो डबल हो जाता है इसकी वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। तो ये था कि ब्रिटेन जो है किस तरीके से अपना एक्सपोर्ट जो आयरन स्टील का और बढ़ा देता है और ये इंक्रीजमेंट हो जाता है और उसकी जो डबल हो जाती है वैल्यू कॉटन एक्सपोर्ट की, उसकी वजह से इसको फ़ायदा मिलता है ब्रिटेन को। सेकेंड हम पढ़ेंगे न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो नई इंडस्ट्रीज थी वो उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकती ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, अभी भी वो चल रही थी। इवन एट द एंड ऑफ 19th century लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अभी भी हम देखें तो केवल 20% से भी लेस जो है वो लोग ही वर्कफोर्स था उनके टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उसमें। टेक्सटाइल्स जो थी वॉज अ डायनेमिक सेक्टर जिसमें चेंजेस हो रहे थे, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन द फैक्ट्रीज। बड़े पैमाने पे अभी जो है प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पे नहीं हो रहा था फैक्ट्री से, ये आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स, यानी अभी भी घरों में जो है घरेलू उद्योग धंधों में जो है इनका प्रोडक्शन हो रहा था। थर्ड हम देखेंगे द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी उसमें कैसे चेंजेस आया, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेट बाय स्ट्रीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज के द्वारा जो ये ट्रेडिशनल जो है वो इंडस्ट्रीज नहीं सेट हो पाई थी, बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट आइदर, लेकिन वो अकेली भी नहीं रही थी, पिछड़ी भी रही थी। सीमिंगली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस फॉर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मैनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स। जहाँ पे ये मशीनरी या मैकेनिकल कोई भी चीज़ नहीं यूज़ में आई थी, लेकिन उसमें फिर भी कुछ छोटे छोटे इनोवेशंस या नवाचार या चेंजेस आए जिसकी वजह से जो है फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स जो है उसमें चल रहे थे अभी भी, ठीक है। यानी ऐसे काम अभी भी हो रहे थे छोटे छोटे इनोवेशंस करके। फोर्थ हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एकदम से नहीं हुए, धीरे धीरे ये चेंजेस आए। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में, जो ये एकदम से चेंज लेकर के ड्रामा के रूप में नहीं हुआ, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए। नई टेक्नोलॉजी जो आई थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कॉशियस थे अबाउट यूजिंग इट, और उनको बहुत तरीके से वो सावधानी से यूज़ करते थे। और द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली, और मशीन्स वगैरह उसमें भी बंद हो जाती थी या टूट जाए, कुछ खराबी हो जाए तो वो रुक जाती थी, तो उसको रिपेयर कराना भी बहुत कॉस्टली होता था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज द इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम। जैसे वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती थी जितना कि वो जो उसको इन्वेंट करने वाले जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम करते थे कि बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन का हम देखेंगे केस। जेम्स वॉट जो इम्प्रूव करते हैं स्टीम इंजन को प्रोड्यूस बाय द न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781 में, नया पेटेंट करके वो तैयार करते हैं। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, वो उसमें और चेंजेस करके एक नया मॉडल तैयार करते हैं मैथ्यू। बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स, लेकिन वो इतना मॉडल नया बना करके चेंजेस करने के बाद भी जो उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th century देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, इंग्लैंड में इससे ज़्यादा जो है आपकी स्टीम इंजन नहीं थी। ऑफ दीज 80 व इन कॉटन इंडस्ट्री, जिसमें से 321 में से
जो 80 थी वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, 9 जो है वुड इंडस्ट्रीज़ के लिए, और रेस्ट जो है वो माइनिंग या कैनाल वर्क्स या आयरन वर्क्स के काम में आते थे ये स्टीम इंजन। यानी खरीदार नहीं थे, इसको यूटिलाइज करने वाले लोग नहीं थे। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो स्टीम इंजन्स जो है वो यूज़ में नहीं आते थे दूसरी इंडस्ट्रीज में। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैन्युफैक्चर वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रीज। इसलिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर मैन्युफैक्चर थी तो वो स्लो हो चुकी थी, जो कि एक्सेप्ट करते थे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट। हिस्टोरियंस नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंगली recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and the laborer। जो हिस्टोरियंस उन्होंने ये पाया, रिकॉग्नाइज करा कि इंक्रीजिंगली कि जो टिपिकल वर्कर है मिड 19th सेंचुरी में वो केवल मशीन ऑपरेटर नहीं बल्कि वो आपके ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट पर्सन है या लेबर है वो ही होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के बारे में, ठीक है। विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो, जब हम देखें कि यहाँ पे विक्टोरियन जो ब्रिटेन था वहाँ पे नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाते काम करने वाले। पुअर पीजेंट्स माइग्रेंट्स मूव टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स वेटिंग फॉर वर्क। यानी जो लोग गरीब हैं किसान वो लोग एक जगह से दूसरी जगह सिटीज़ की तरफ जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जॉब की तलाश में, यानी काम की तलाश में वो लोग वेट करते रहते हैं। एज यू कैन नो व्हेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो, और जब ज़्यादा आपको पता है ज़्यादा आपके वर्कर्स होंगे तो आपके जो उनको पैसा जो तनख्वाह मिलती है वो बहुत कम हो जाएगी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेजेस कॉस्ट। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि लेबर शॉर्टेज हो, कि उनको लेबर की कमी हो या उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े, ठीक है। तो लेबर भी उनको आसानी से मिल जाता है और जो पैसा है उनको भी इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स एट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और वो जो है ऐसा नहीं चाहते थे कि वो इंट्रोड्यूस करें मशीन्स को और ये ह्यूमन लेबर जो है उनसे छुटकारा मिल जाए। रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो नहीं करना चाहते थे। मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, और कुछ ही टाइम पीरियड होता है जब आपके लेबर की डिमांड होती है। गेस्ट वर्क्स एंड जो ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, जब आपको सर्दी होती है तभी आपके जो है स्पेशली बिजी होती है उस समय ये गेस्ट वर्क्स जो ब्रेवरीज जो होती है उस कोल्ड मंथ्स में। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब उनके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कराना होता है तब उनको जो है पीक डिमांड वर्कर्स की होती है। बुक जो और प्रिंटर्स और कैटरिंग और जो है वो क्रिसमस डिमांड उस समय होती है। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर, जब क्रिसमस आता है आपके दिसंबर में तब उनको ये चाहिए होता है वर्कर्स। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप, और वाटर फ्रंट में देखें तो विंटर्स में इस तरीके से शिप्स की जो रिपेयरिंग वर्क होती है तब उनको वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड होता है जब उन वर्कर्स की बहुत बड़ी मात्रा में जब ज़रूरत पड़ती है तब वो लोग इनको काम में लेते हैं। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज देयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे अप एंड डाउन इस सीजन्स के अकॉर्डिंग चलते, यानी सीजन्स के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते रहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यूजुअली रेफर करते हैं हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन्स, यानी ये लेबर जो है हैंड लेबर जो है वो एम्प्लॉय रखते हैं इनके वर्कर्स को जो है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग वो वर्कर्स को चेंज करते रहते हैं। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर, और कुछ रेंज जो है प्रोडक्ट्स की वो प्रोड्यूस करते हैं हैंड लेबर्स के द्वारा। मशीन्स जो है वो ओरिएंटेड थी प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर अ मास मार्केट, बड़े पैमाने पे जब चाहिए होती है मार्केट में तो उसके लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन जो डिमांड थी मार्केट में वो ऑफन जो है फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स की जो है उनको डिमांड ज़्यादा थी मार्केट में। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस 500 वेराइटीज़ जो थी वो हैमर्स के थी जो कि प्रोड्यूस होते थे। 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस वो प्रोड्यूस करते थे, ऐसे कुल्हाड़ियाँ अलग अलग तरीके की, ठीक है। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, इसमें आपके ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी स्किल की ज़रूरत होती थी ना कि मशीन टेक्नोलॉजी की, ठीक है।
इन विक्टोरियन पीरियड आपका क्लासेस, विक्टोरियन टाइम पीरियड में जो आपका क्लासेस थी जिसमें एरिस्टोक्रेट्स और जो बर्गियोसीज थे वो प्रेफर करते थे थिंग्स प्रोड्यूस बाय द हैंड, जो हैंड से बनी हुई होती थी हैंडमेड मटेरियल, उनको प्रोडक्ट्स जो है पसंद आते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे उसमें फिनिशिंग होती थी और वो एक प्रेस्टीज मानते थे वो लोग। दे वर बेटर फिनिश्ड, सही तरीके से बेटर तरीके से उसको फिनिशिंग मिलती थी। इंडिविजुअली प्रोड्यूस, यानी एक प्रत्येक व्यक्ति एक एक चीज़ को बनाता है, केयरफुली उसको डिज़ाइन करता है। मशीन मेड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, मशीन मेड जो गुड्स थे वो केवल आपके एक्सपोर्ट करने के लिए थे कॉलोनीज में। इन कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज, जो कंट्रीज थी वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई। इंडस्ट्रीज वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि मैकेनिकल पावर जो है उसको यूज़ करें और वो जो नीड थी उनकी ह्यूमन लेबर की वो मिनिमाइज हो सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशीन से ही बनाना चाहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट और ह्यूमन लेबर को मिनिमाइज करना चाहते थे कि वो जो ह्यूमन लेबर जो है वर्कर्स की उनको कमी रहे, वो कम यूटिलाइज करे। दिस वॉज द केस ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिका, ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स। ये 19th सेंचुरी की कंडीशन थी जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन थे, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ह्यूमन हैंड्स को हायर करने या जो वर्कर्स हैं उनको हायर करने के लिए, वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरीके से जो है वर्कर्स को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, मशीन्स को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो यहाँ तक कि आप नोट्स बना लीजिए, कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लाइफ ऑफ द वर्कर्स, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती थी उसके बारे में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कि आप नोट्स बना लीजिएगा और लर्न भी करते रहिएगा।